हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, वो तो इसको पूरा धूम-धाम से करते हैं उस काम को भी। अब शहरों के लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा अच्छा-सा सलीके से, शालीनता से करते हैं। कुछ लोग घड़े लेके आते हैं, जल भरते हैं उसमें, चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसके पहले जल से और विधिवत पूजा अनुष्ठान करके फिर उसमें विधिवत अग्नि की स्थापना करते हैं या बाजार से खरीद के कुछ नए जो गेहूँ की बालियाँ मिल जाती हैं, जौ की बालियाँ मिल जाती हैं, उन्हें ले आते हैं और बच्चों के साथ और पूरे परिवार के साथ मिलके लोग वहां जाते हैं, अग्नि स्थापित कर दी जाती है। ये काम लगभग 8, 9, 10 बजे के आसपास वो लोग करते हैं। अग्नि स्थापित हो गई है, जल के वो लकड़ियां राख हो गई हैं। थोड़े बहुत लोग जो कुछ समझदार हैं, जो पिछली परंपराओं से जुड़े हुए हैं, वो कुछ सामग्रियां ले आते हैं यज्ञ कुंड में जो हम डालते हैं, जैसे हवन करते समय वैसी ही सामग्री और डाल दी। अग्नि कुछ समय बाद, घंटे आध घंटे बाद वो समाप्त हो गई। थोड़ी बची हुई है कोयले के रूप में, तो वहां वो जो बालियां लेके आए थे उनको डालते हैं, भूनते हैं, उनको घर ले जाते हैं, खाते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमारी होली हो गई। ऐसे ही गांव के लोग करते हैं, इतना ही चलता है मामला। अब गांव के लोगों की थोड़ी सोच और बदल गई है कि अरे वहां क्या भूने, वहां तो वैसे ही कूड़ा कचरा इतना, उससे तो बढ़िया घर पे ही भून लेंगे, घर की चूल्हे की अग्नि में। ऐसा भी होता है गाँव में तो। ये तो हुआ होली के दिन का। और गाँव में और भी क्या चलता है, एक बात और भी है, लोग पूजा भी करते हैं अपने घरों में, गाँव में भी। और फिर होता क्या है कि अ, उस दिन पूजा पाठ करेंगे, मंदिर पर जाएंगे, मंदिर पे जैसे हमारे यहाँ की मैं परंपरा बताता हूँ, जिस दिन होली होती है शाम को मंदिर पे जाना लोग शुरू कर देते हैं, थाली सजाएंगे, थाली में बहुत सारे पकवान रखेंगे और वो पूरा एक कंडा होता है उसको तोड़ के और उसमें अग्नि प्रज्वलित करके ले जाएंगे, वहां जाके भोग लगाते हैं और वहां के जो मंदिर के पुजारी हैं या जो महाराज रहते हैं उनको ले जाके वो सारा का सारा पकवान पूरे गांव से जाता है उनके लिए, उस दिन बहुत ढेर हो जाता है, बांटते भी हैं, वितरण भी करते हैं। तो ये चलता है होली के दिन हमारे यहाँ तो। कुछ लोगों का दूसरे प्रकार का प्रोग्राम शुरू हो जाता है उस दिन। आप सब लोग जानते होंगे, वो ताक में रहते हैं। होली तो प्रसिद्ध है इसी दिन के लिए, उनके लिए तो होली अपने आप में मतलब पूरा जश्न का माहौल रहता है उस दिन। बोतलें आ जाती हैं पहले दिन ही कि हम होली आ गई है, तो क्या प्लान है, क्या है, कहाँ बैठना है, जग किसका रहेगा, गिलास किसका रहेगा, टेबल किसका रहेगा, तो ये चीजें पहले से उनकी सुनिश्चित होती है। ये उनकी होली है। और जिस दिन रंग लगता है, सुबह से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ रंग की कैसी परंपरा है, मतलब हमारे गांव देहात में, वो देखिए शहरों में भी वैसी ही है। बाजार से खरीदे हुए रंग लेके आए हैं, सुबह से ही भोजन बनाना शुरू कर दिया है, पकवान बनने शुरू हो गए हैं। सविता माता जी, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, गलती से हो गया ये। जी, बहुत बढ़िया। तो अगले दिन क्या होता है, लोग पकवान बनाना शुरू कर देते हैं, खाते रहते हैं और पीते रहते हैं और लोगों के घर जाते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और इतना शोरगुल, इतनी उठा पटक, धूमधाम इतना चलता है। और अब तो और परंपरा आगे बढ़ गई, घरों में डीजे ला के खड़े कर लेते हैं। ये अब तो घर घर में डीजे हैं, छोटे छोटे डीजे, वो हर कोई रखता ही है। तो उस पर फिल्मी गाने बज रहे हैं या वो होली खेले रघुवीरा ऐसे करके वो कुछ सुनिश्चित गाने हैं, उन पे डांस भी चल रहा है इधर से। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, मिलने भी जाते हैं। इससे और आगे बढ़ते हैं तो रंगों को लेके क्या चलता है, रंग नहीं मिले तो जो भी मिला, पानी मिला, पानी सही, या कुछ भी, कीचड़ कबाड़ा कूड़ा, यहाँ तक कि गोबर तक, हमारे यहाँ तो ऐसा भी चलता है मामला, उठा के पटक दिया नाली में। ऐसे करके होली मन रही है हमारे यहाँ पे। ये होली है, ये हमारे पर्व है, ये हमारे उत्सव हैं, ये त्योहार हैं हमारे। और भांग पीने की एक परंपरा, शराब पीने की परंपरा, नशे में धुत हैं, बाइक पे वो पीछे का साइलेंसर हटा के और धुआं उड़ाते जा रहे हैं, पूरे गांव में शोर मचाते हुए जा रहे हैं। ऐसे हमारे युवा आजकल पर्व मना रहे हैं। कंट्रोल नहीं है, ऊपर से कोई नियंत्रण नहीं है, ना राज्य का नियंत्रण है, ना परिवारों का नियंत्रण है, ना समाज का नियंत्रण है। कोई व्यवस्था नहीं है पर्व मनाने के नाम पे, जिसकी जैसी मर्जी होती है उस रूप में उत्सव मनाने में व्यस्त हैं सब लोग।
बहुत बहुत दूषित हो गया है। कम से कम ये वाला पर्व तो बहुत दूषित हो गया है। चलिए दीपावली पर वो प्रदूषण वाले मामले को एक तरफ रख दें, तो दीपावली बहुत अच्छी मनती है आज भी हमारे देश में। लोगों में बड़ी श्रद्धा है, बड़ी शालीनता है। आज भी बड़े अच्छे ढंग से दीपावली को मनाते हैं, या बाकी उत्सवों को भी। लेकिन होली के नाम पे तो अगर होली आ जाए तो कम से कम जैसा गौरव जी बता रहे थे ना, सभ्य लोग जो होते हैं, शालीन लोग जो होते हैं, वो तो घरों में रहना पसंद करते हैं आज के दिन। वो नहीं चाहते कि यार मैं अपने पड़ोसियों से मिलने जाऊँ, मैं गाँव के लोगों से या अपनी सोसाइटी के लोगों से एक बार गले मिल के आऊँ, उनसे बात करूँ, पुराने गिले-शिकवे जो भी हैं उनको दूर करूँ। मन ही नहीं करता निकलने का। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं होता कि यदि मैं घर से निकला तो सही सलामत लौट के भी आऊँगा। और सही सलामत लौटने का मतलब केवल यही नहीं है कि वो व्यक्ति जिंदा लौट के आएगा या नहीं, मतलब उसको ये डर भी रहता है कि इतना केमिकल आजकल चलता है इन रंगों में, अगर वो मेरे ऊपर गिर गया तो या तो मेरे बाल साफ हो जाएंगे या कुछ ना कुछ हानि हो जाएगी त्वचा की, त्वचा में कुछ दोष आ जाएंगे, और होता भी है। और वो वैसे भी अश्लीलताओं से बचते हैं, बाहर होने वाले शोरगुल और इन सब चीजों से उनको वो अशांति प्रिय नहीं है, वो वहां निकलना ही नहीं चाहते। तो अपने लोगों की ये स्थिति हो गई है, जो सभ्य लोग हैं, शालीन हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, महिलाएं हैं, नहीं निकल पाते बाहर। कारण क्या है? कारण वही है, सही रूप में नियंत्रण ना होना, अपने बड़े लोगों का ध्यान न देना। ये युवा लोग जो हैं, ये लड़के लोग जो हैं, हमारी आयु के टीनेजर्स जो हैं, ये ही ज्यादा कर रहे हैं। मजेदार बात देखिए, लेकिन ये जो कर रहे हैं, इनके भी परिवार वाले होंगे। भाई बड़े तो इनके भी होंगे, ये कौन सा ऊपर से ऐसी टपक के आ गए सातवें आसमान से। इनके भी तो माता पिता होंगे ना। उधर से नियंत्रण नहीं है कुछ भी। और इन्हीं के माता पिता क्या कहते हैं, आजकल चीजें इतनी बिगड़ गई हैं, बाहर निकलने का मन नहीं करता है, त्योहारों पर कहाँ जाएं, क्या करें। इन्हीं के माता पिता, इन्हीं बच्चों के। हम तो बाहर नहीं निकलते जी, क्योंकि बच्चे ना ऐसा ऐसा करते हैं। तो संस्कार कितने दिए हमने अपने बच्चों को। मतलब मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा, अधिकांश पेरेंट्स की यही स्थिति है। ना हम पढ़ना चाहते हैं, ना हम समाज में कुछ चाहते हैं कि चीजें ठीक हों। हाँ, दूसरों पर दोषारोपण हम कर दें, उससे बात बन जाएगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसे थोड़ी होंगी। ये तो रहा आधुनिक महत्व जो है आज के त्योहारों का, विशेषकर होली का। अब चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं जो जो बातें आज के संदर्भ में बताई हैं, उन्हीं उन्हीं संदर्भों में पीछे की चीजों को देखते हैं। यहाँ तैयारियां हो रही हैं आज। पहले क्या तैयारियां होती थी अपने पर्व को लेके? लोग उत्साहित रहते थे। नव सस्येष्टि पर्व आएगा, जिसको आज होली कहते हैं, पहले कहते थे नव सस्येष्टि। ये पर्व आता था। और वो भी कौन सा? दीपावली जो आती है उसको शारदीय कहते थे, और ये वाला जो है इसको वासंती, वासंती नव सस्येष्टि ऐसे कहते थे। क्योंकि ये वसंत में आती है। इन इन दिनों वसंत रहता है, चारों ओर हरियाली मिलेगी, चारों ओर खुशहाली खुशहाली है प्रकृति में। इसलिए इसका नाम वासंती रख दिया, वासंती नव सस्येष्टि। नव शब्द जो है, नव का मतलब नई, सस्य माने फसल, इष्टि माने यज्ञ। नई फसल आने पर जो यज्ञ होता है, इसलिए इसका नाम वासंती नव सस्येष्टि पर्व रख दिया, जिसको आज हम होली कहते हैं। तैयारियां कैसे होती थी जी? तैयारियां इस रूप में होती थी कि ये पर्व आने वाला है, अब इसके लिए भोजन भी बनाना है, पकवान भी बनेंगे, उत्सव होंगे। खेतों में फसल आने ही वाली है, अधपकी फसल है, बस पकने ही वाली है। तो कि कहाँ से लेना है, गेहूं किस हिस्से से काटने हैं, जौ किधर से काटने हैं, या चना किधर से लेना है। क्योंकि रबी की फसलें होती हैं, आपने फसलों के 3 प्रकार पढ़े होंगे ना, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसलों में एक तो गेहूं है, इन दिनों में जो पक रही है, जौ है, चना है, सरसों है, मसूर भी होती है, अलसी, अलसी आपने सुना होगा, एक राई होती है, अलसी और राई होती है। ऐसे करके बहुत सारी फसलें हैं। हम तो ज्यादातर हमारा फोकस केवल गेहूं और जौ या सरसों पे रहता है, लेकिन इसके अलावा भी फसलें होती हैं इन दिनों में। वो अलग बात है कि अब प्रचलन में उतनी नहीं है, लोगों ने बोना बंद कर दिया है। तो ये भी फसलें आती हैं, बहुत सारी फसलें हैं। तो उनके आने की एक प्रसन्नता होती है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और पहले भी था। सारी चीजें कृषि पर टिकी हुई हैं, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा का पूरा ढांचा कृषि पे रुका हुआ है, आधारित है उस पे।
तो अपने आप फसल का आना एक बहुत बड़ा उत्साह है यहाँ पे, हुआ करता था। जैसे किसी के साथ कोई और उत्सव हो सकते हैं, किसी के जीवन में किसी का बिजनेस ग्रो करता है, किसी के जीवन में उसके जॉब में है तो उसका प्रमोशन हो रहा है तो वो उत्सव है। लेकिन हमारे देश में तो एक बड़े जश्न का माहौल इसी रूप में है, फसल आने वाली है जी। वसंत आ गया है और नव सस्येष्टि पर्व आने वाला है, फसल आने वाली है तो उत्सव होगा जी पूरे देश भर में, जम के होगा। ये है हमारी तैयारी। यज्ञ के लिए तैयारियां हैं हमारे देश में। आज जिस रूप में तैयारियां हैं, बोतल के रूप में तैयारी है, शराब के रूप में, कौन से ठेके से लानी ठीक रहेगी, अंग्रेजी की, देशी, कैसी, तो वहां तैयारियां किस चीज के लिए हैं? इस बार सामग्री कैसी रखी जाए। और सामग्री देखिए, अब मैं आपको बहुत कमाल बात बताता हूँ, जो मैं आपको कह रहा था कि विशेष बात होगी सबके लिए। इन दिनों में जैसे ही फसल आ रही होती है, गेहूं की, जौ की, सरसों की, तो एक बड़ा संकट होता है किसानों के साथ। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ गहराई से इस चीज से। संकट क्या है? संकट ये है कि फसल एकदम तैयार है और वो हमारे लिए सब कुछ है। फसल, हमारा सब कुछ टिका हुआ है उस पे। अब संभावना है बहुत तेज वर्षा होने की, ओले पड़ने की। इन दिनों में ओले बहुत आते हैं, पहले बहुत आते थे, अब तो कुछ कम हो गया मामला। पहले ओले बहुत पड़ते थे, वर्षा बहुत तेज आती थी, तूफान तूफान आते थे, आंधियां चलती थी भयानक। और अब जैसे जैसे गेहूं की फसल निकट आती चली जाएगी ना, तो इतनी आंधियां आएंगी, इतनी वर्षा आएगी, और वो जिसको कहते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है, वैसी बारिशों का माहौल अब शुरू होने वाला है बस। अब किसान के साथ ये संकट है कि बारिश आ गई, ओले आ गए, तो फिर कैसे मैनेज किया जाए इन सब चीजों को। पहले उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी जैसी आज की हैं। आजकल क्या है, गेहूं कट गए हैं, कटवा दिए किसी से मजदूर लगा के, या अब तो मशीनें भी आ गई काटने वाली। 1 घंटे में पूरा का पूरा खेत घर पे आ जाता है। पहले माहौल अलग था, पूरा पूरा आधा महीना तक लग जाता था, एक पूरा पक्ष लग जाता था फसलों को घर में आने में। तो 15 दिन लगभग मोटे मोटे मान के चलिए कटाई चल रही है और उसको घर पे लाने की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे में चैलेंज है किसानों के सामने कि अगर बारिश आ गई तो अपनी फसल को ठीक ठीक घर पे कैसे ले जाया जाए। और देखिए, गेहूं कटा, जौ कटा, कटने के बाद में घर लाएंगे, घर लाने के बाद में उसको पक्के स्थान पे रखेंगे, पक्का जहां होता है, पक्का मतलब नीचे फर्श जैसा हो। अब उसके ऊपर बैलों को चलाते थे। देखिए कितना परिश्रम था पहले के लोगों के जीवन में। बैलों को चला रहे हैं, बैल अपने पैरों से उस फसल को रौंदते थे। रौंदने से वो सूखा सूखा हिस्सा अलग हो जाता था, और जो गेहूं गेहूं है वो नीचे चले जाते थे, भारी होते थे ना। अब छानते थे उन्हें, बरसाते थे, बरसाना बोलते हैं गांव में। पंखा लगा दिया है, कुछ अलग व्यवस्था लगा दी, या बाहर तेज हवा चल रही तो उधर ले गए, भूसा भूसा आगे उड़ जाता था, हल्का होता था तेज हवा के कारण, और गेहूं गेहूं इधर रह जाते थे। माताओं के लिए एक नया काम हो जाता था। अब घर पे आके उस जो अन्न है उसको साफ करती थी, वो छाछ लेके, छाछ होते थे ना फटकने वाले, उससे अलग करती थी। एक देखिए उनके साथ भी ये है, अलग मेहनत होती थी। और आजकल की माताएं जिनके साथ अपनी व्यस्तताएं हैं, आजकल व्यस्तताएं बढ़ी हैं माताओं की, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं है इनके पास, लेकिन उस समय की माताओं की एक अलग मजबूरी थी, एक अलग व्यस्तता थी इस चीज को लेके। अब सोचिए, इतनी लंबी प्रक्रिया है गेहूं के घर तक आने की, या गेहूं के ठीक हो जाने की, ठीक ठीक कोठी में भर देने तक की प्रक्रिया में एक समय तो लगता है। ऐसे में वही समस्या है, बारिश आ गई, ओले आ गए, तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो कैसे अपनी फसल को बचाएं। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा सा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, 4-5 साल का जब मैं था तभी से खेत पे जाना शुरू कर दिया। छोटा मोटा काम 4-5 साल के बच्चे के लिए जितना होता है तब से ही करते आ रहे हैं हम। और अपने जीवन की हर आंधी, वर्षा, तूफान, ओले सब खेतों में झेले हैं आज तक मैंने। गारंटी के साथ कहता हूँ, सत्यता के साथ कहता हूँ ये बात मैं, छोटेपन से एकदम। और अब तो उतनी आंधियां या ये तूफान नहीं आते, पहले बहुत भयंकर आते थे, डर भी लगता था खेतों में। और इन दिनों में ही आते थे। गेहूं निकलवाने गए हैं, पता चला आंधी आ गई, बहुत तेज आंधी आई, और गेहूं की वो जो हम बांध के रखते थे ना छोटे छोटे गट्ठर, वो उड़ के बहुत बहुत दूर पहुंच गए, उठा के ला रहे हैं वहां से। एक अलग ही वहां चैलेंज था। आजकल क्या है, थोड़ी देर में मशीन आई, इकट्ठे किए, कहानी खत्म, घर पे आ गए। इतना सा होता था, वो इतना सा होता है मामला आजकल तो। उन दिनों चैलेंज यही था कि उठा उठा के ला रहे हैं बहुत दूर से अपने गेहूं को।
बहुत बहुत काफी काफी समय में भूसा घर में आता था, अनाज घर में आता था, ऐसा था, बहुत श्रम होता था। अब ये जो चैलेंज था लोगों के सामने, अमन जी म्यूट कीजिए। तो ये जो लोगों के सामने चैलेंज था, ये इस पर काम भी होना चाहिए। काम करते थे लोग, कैसे करते थे? तो देखिए मजेदार बात, यज्ञ के आयोजन होते थे गांव गांव में, हर गांव में, और बड़े यज्ञ होते थे, छोटे मोटे नहीं, बड़े होते थे, वृहद स्तर पर। एक प्रक्रिया होती है संघनन की प्रक्रिया, ऊपर चलती है ये प्राकृतिक रूप से। जैसे बहुत तेज गर्मी पड़ती है इन दिनों में, गर्मी पड़ने से वाष्पन की क्रिया होती है, वाष्पन की क्रिया में वाष्प ऊपर जाती है और उसके संघनित होती है, वो ठंडी होती है ऊपर जाके, और उस संघनन की प्रक्रिया में ठंडे होने के कारण वो बूंदों का रूप लेती है, भारी हो जाती है, तो वर्षा के रूप में नीचे गिरती है वो। ऐसे बारिश आने की एक प्रक्रिया होती है। ये भूगोल में हमने पढ़ा था, कभी छोटे से थे जब हमने पढ़ा था। अब इस प्रक्रिया को रोकना है इन दिनों में। देखिए मजेदार बात, इस संघनन की प्रक्रिया पर नियंत्रण करना है। इस पर नियंत्रण कर लिया, बारिश नहीं होगी, कहानी खत्म। तो हमारे यहाँ बारिश कराने के भी तरीके हैं, बारिश रोकने के भी तरीके हैं। मजेदार बात है। देखिए अब बारिश रोकी कैसे जाए? तो यज्ञ किए जाएं। अब आपको अटपटा लग रहा होगा कि यज्ञ करने से तो हमने तो सुना था बारिश होती है, बारिश रुकेगी कैसे यज्ञ करने से? तो यज्ञ करने के लिए ये बारिश वाला एक बार दोबारा बताना, ये जो ये वाला बस इतना सा ये स्किप हो गया मेरा। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ, फिर से आएगा, ये बार बार कहता रहूंगा मैं अभी से। हमने आज तक यही सुना है कि यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी, ऐसा ही सुना है ना, यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी। लेकिन यज्ञ करने से बारिश रुकती भी है, कैसे रुकती है? तो बड़ा यज्ञ रचाते थे लोग पहले, और छोटे स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर घर घर में यज्ञ हो रहे हैं। तो जैसे यज्ञ करते थे तो यज्ञ में सामग्री के रूप में पता है क्या मिलाते थे? सरसों। और सरसों में भी विशेष रूप से सरसों की खल। सरसों की खल आप लोग जानते हैं? जैसे सरसों को स्पेलर पे ले जाएं निकलवाने के लिए, तो वहां तेल अलग निकल जाता है, और बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसको खल बोलते हैं गाँव में। खल वो पशुओं के खाने के काम आती थी खल। अब वो सरसों का ही एक बचा हुआ रूप है, उसमें तेल की मात्रा कम होती थी, तो सामग्री के रूप में इस खल को प्रयोग में लाते थे, सरसों को प्रयोग में लाते थे। अब बड़ा यज्ञ होता था, और इसी दिन होता था, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को एक दिन निश्चित कर लिया कि सब गांव के लोग इकट्ठे होंगे, आचार्यों को बुलाएंगे, विद्वानों को बुलाएंगे और यज्ञ करेंगे। यज्ञ शुरू हो गए हैं एक निश्चित समय पर। बड़ी मात्रा में यज्ञ हो रहे हैं, छोटे मोटे यज्ञ नहीं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। और एक साथ वो संगठन की प्रक्रिया को रोकने का काम जारी है पूरे देश भर में। ये जहां जहां भी ये परंपरा रही होगी वहां वो जो बादल फाड़ने का काम करता है, एक तो बादल होते हैं संगठित होते हैं, संघनित होते हैं, बारिश होती है, वो तो बारिश होने की प्रक्रिया हो गई। इसका काम उल्टा हो गया, जैसे सरसों सरसों डली, यहाँ से जो वाष्प बन के गई है, या जो भी यज्ञ के साथ, यज्ञ की गंध के साथ, वायु के साथ गया है, वो बादलों को फाड़ने का काम करता है। और बादल फटे, बादलों की संघनन की प्रक्रिया रुकी, और बारिश रुकी, बारिश रुक गई ऐसे करने से। तो जो किसानों के सामने एक संकट था कि बारिश आएगी और बहुत नुकसान होने की संभावना है, उसको एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा हम लोगों ने रोक दिया, जिसको हम आजकल साधारण रूप से कह देते हैं कि यज्ञ तो एक बड़ा वैज्ञानिक, यज्ञ की तो एक बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऐसी थी ये वैज्ञानिक प्रक्रिया, ऐसे करते थे अपने लोग यज्ञ। आचार्य जी बहुत। कौन सा सरसों के खल, पीला या रेड लाल वाला? जी माता जी बता रहा हूँ। इसमें कौन रहता है? आजकल सरसों दो प्रकार की आ रही हैं। जी एक तो पीला होती वाला तो है, जानते थे, ये जो हवन में मिलाया जाता है, लेकिन लाल वाला नहीं। माता जी मैं बता रहा हूँ, दो प्रकार की वो सॉरी, दो प्रकार की सरसों चलती है हमारे यहाँ पे, जो मैंने देखी है। एक तो पीली होती है, दाने उसके छोटे होते हैं, उसका पौधा भी छोटा होता है, फली मोटी होती है। पौधा छोटा होगा, ज्यादा फैलता नहीं है, बढ़ता नहीं, सीधा जाता है बस एकदम। ये हो गई पीली सरसों। एक होती है काली सरसों, जिसको काली बोलते हैं, हाँ हल्का सा लाल रंग होता है उसके दानों का। दाने मोटे होते हैं, फलियां छोटी होती हैं, पौधा बहुत बढ़ता है, फैलता है, ऊंचा भी जाता है। यदि संभव हुआ तो मैं आपको दोनों के चित्र समूह में एक दिन भेजूंगा। मैं पीली सरसों का भी, मतलब सरसों दाने वाली भी और पौधे वाली भी, वो दोनों भेजूंगा। जी मुझे मालूम है मैं किसान ही हूँ।
जी, 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 बहुत बढ़िया। अब मुझे ये पता नहीं, ये मुझे ठीक-ठीक ज्ञान नहीं कि पहले कौन-सी सरसों चलती थी इसमें, काली चलती थी कि पीली चलती थी? क्योंकि लोगों में बड़ी डिबेट रहती है इस चीज़ को लेके भी कि काली वाली सरसों बहुत अच्छी रहती है, कोई कहता है पीली वाली बहुत अच्छी रहती है स्वास्थ्य के लिए, ये अच्छी है स्वास्थ्य के लिए, वो हानिकारक है। तो अभी मैं कम से कम ठीक-ठीक नहीं कह सकता, लेकिन इतना पता है। आचार्य जी, मैंने सुना कि पीला ही सबसे बढ़िया होता है। जी, 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 मैंने भी सुना है। लेकिन हमारे बड़े बूढ़े काली को बढ़िया बताते थे, तो वो मैं कह रहा हूँ ना, डिबेट है इस चीज़ को लेके। तो इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि सरसों मिलती थी और वो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के द्वारा हम बारिश को रोकने का काम करते थे। इतना हो गया जी। इसकी तैयारियां सोचिए, साधारण तैयारियां तो नहीं होंगी। जब आज हम अपनी सारी तैयारियों का फोकस एक चीज पे किए हुए हैं कि रंग कौन से लेके आने हैं, इस बार धुलाई किसकी करनी है, इस बार किसको नाली में लिटाना है, इस बार दारू कौन सी लेके आनी है। तो जो तैयारियां इस चीज को लेके हैं, सोचिए पहली तैयारियां किस चीज को लेके चल रही थी। वहाँ व्यक्ति उन परंपराओं से जुड़ा हुआ है जहाँ उसकी आजीविका के लिए एक संकट है, जहाँ उसके जीवन में एक संस्कारों को लेके एक संकट है, चीजें बिगड़ ना जाए, फसलें ना बिगड़ जाएं, नस्लें ना बिगड़ जाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और यज्ञ के होने में जो पिछले दिनों इतनी लंबी हमारी चर्चा हुई है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। अब यज्ञ होगा किसी स्थान पर तो देव पूजा होगी, देव पूजा होगी तो संस्कार तो बनेंगे अच्छे से। संगतिकरण होगा वस्तुओं का, सरसों का, या और भी जो भी सामग्रियां मिलाई जाती होंगी, मुझे तो केवल अभी सरसों का ही पता है। तो संगतिकरण हो रहा है, लोगों का संगतिकरण हो रहा है, आचार्यों के साथ संगतिकरण हो रहा है, दान हो रहा है। दान किसका दान? विद्या का दान, ज्ञान का दान, सामग्रियों का दान। लोगों को फिर ऐसे भी तो सामग्रियां दी जाती थी कि भाई आपके पास अनाज नहीं है ना, हम पहुंचवा देंगे। हमारे यहाँ अनाज कभी बेचा थोड़ी गया या बेचा थोड़ी जाता था कभी। अनाज तो दिया जाता था। आपके पास नहीं है अनाज, हमसे ले लेना, कोई बात नहीं। मैं अपने घर की बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तक भी परंपरा रही है। आजकल तो खूब होता है उत्पादन, लेकिन ऐसे दे देते थे 2-3 कट्टे, अरे ले जाओ कोई बात नहीं। ऐसे ही दिया जाता है अनाज एक दूसरे को। अनाज कभी बेचा ही नहीं गया, दूध कभी नहीं बेचा गया हमारे यहाँ पे, हमारे देश में। आज दूध अपने आप में बिजनेस है, या गेहूं या फसलें या अनाज, ये अपने आप में बिजनेस है। तो दान नाम की जो एक व्यवस्था है ना यज्ञ में, जो देव पूजा संगतिकरण दानेशु जो धातु बताती है उसमें दान है, वहां दान करते हैं लोग अपने अपने अन्नों का। मान लीजिए किसी के पास पुराना अन्न बचा हुआ है, बड़ा किसान है, पुराना अन्न बचा हुआ है, वो आके दान करेगा उस स्थान पर जहां होली मना रहे हैं, जहां नव सस्येष्टि पर्व मना रहे हैं। भाई पुराना अनाज बचा हुआ है, आप लोग ले जाइए, मेरा तो नया आने वाला है। मैं मानता हूं ऐसी परंपरा निश्चित रही होगी, क्योंकि हमारे ऋषि जो हैं, हमारे जो महान पूर्वज रहे, उन्होंने निश्चित रूप से ऐसी परंपराओं का विकास कर रखा होगा पहले से। ये तो हमने अपने बचपन में, जबकि मैं तो उतना बड़ा भी नहीं, मैंने ये चीजें देखी हैं, तो इसलिए मैं ठोस रूप में कह पा रहा हूँ कि इससे भी शानदार परंपराएं हमारी रही होंगी प्राचीन काल में। ये हो गया जी, यज्ञ हो गया पूरा, हमने पूरा कर लिया, देव पूजा हो गई, संगतिकरण हो गया, दान हो गया। अब खुशी केवल यही यही तक थोड़ी रही है हमारे यहाँ पे। भाई नाचना गाना कूदना, पकवान बनाना, रंग लगाना एक दूसरे को, रंगोलियां बनाना, ये सब चीजें तो पहले भी थी, ये कोई बुरी बात थोड़ी है रंग लगाना या ये सब करना, नाचना गाना। फिर अगले दिन उत्सव होता होगा, और उत्सव होने में जो मैं एक तैयारी बता रहा था कि एक तैयारी आज है कि बाजार से रंग कौन से लेके आने हैं, या हम ऐसे ही कोई भी रंग उठा के ले आते हैं। तो पहले लोग क्या करते रहे होंगे या क्या करते थे, तो रंग बनाते थे घर पे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि रंग जो हो वो क्या हो, प्राकृतिक हो, कृत्रिम रंग ना हो, रसायनों से युक्त रंग ना हो, जिससे किसी को हानि हो, ऐसे रंग ना हो। तो रंगों के बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं इन दिनों में, जैसे पलाश का एक पुष्प होता है, वो इन दिनों में होता है। और भी ढेर सारे पुष्प हैं, इन दिनों में बड़े विकसित हो रहे हैं। बहुत सारे तो नहीं होते, लेकिन कुछ पुष्प ऐसे हैं जिनको चुन करके और उनका रंग बनाते होंगे। अब कैसे बनाते होंगे, ये प्रक्रिया तो आजकल जिंदा नहीं है, या ये परंपरा आज उतनी विकसित नहीं है। तो लोग भूल गए हैं कैसे रंगों, कैसे उन फूलों को लेके वो प्राकृतिक रंग बनाते होंगे जो लगाते होंगे। गुलाल बनाते होंगे, जो आजकल रसायनों से या फैक्ट्रियों से गुलाल बनता है, वो गुलाल लोग घर पे बनाते होंगे।
अब ये कल्पना कीजिए कि जो गुलाल उस समय का रहता होगा या जो रंग उस समय के रहते होंगे, कितने सुंदर रंग होते होंगे, मजा आता होगा, आनंद आता होगा उनको लगाने में। आजकल तो वो आजकल का माहौल देखिए, केवल गुलाल भी हो तो चलेगा, केवल वो हाथों में रगड़ने वाले वो गीले रंग या जैसे भी होते हैं वो हो तो उतने तक भी चलेगा, ठीक है। वो स्प्रे जैसा कुछ एक मामला होता है वो जिसमें से समुद्र के जहाज जैसे निकलते हैं, भाई मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि उसमें से दुर्गंध इतनी आती है, इतनी भयानक दुर्गंध आती है कि उससे तो दिमाग फटने को तैयार हो जाता है, ऐसे ऐसे रंग हैं। और पता नहीं क्या क्या, मैं तो उतना जानता भी नहीं क्योंकि मैं कभी प्रयोग करता भी नहीं। तो बड़े खतरनाक ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं आजकल मार्केट में, और उनको लगा के खुश होते हैं कि देखिए त्योहार मना रहे हैं हम। एक होता है गोलूपन है ना, मैं हमेशा कहता रहता हूँ गोलूपन ज्यादा बुरी चीज नहीं होती। एक होता है गर्दभत्व, गधापन, जिसको गधापन कह सकते हैं, तो वो है आजकल के युवाओं में विशेष रूप से। और ये आता कहाँ से है? तो ये आता है नियंत्रण ना हो पाने के कारण से, घर वालों के, समाज के या गुरुजनों के नियंत्रण ना हो पाने के कारण से। जहाँ ये बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, जिन संस्थानों में, यदि वहाँ के अध्यापक या वहाँ के लोग उन चीजों पर काम करें तो सोचिए क्या चीजें ठीक नहीं हो सकती। ये हमारी कक्षा है, इस कक्षा के जितने भी बड़े लोग हैं, हम सब लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम अपने, कम से कम हम जितने 30-40 लोग हैं, हम अपने घरों में चीजों को ठीक करें। हमने बड़े लोगों ने ये बीड़ा उठाया, मैंने उठाया या सागर भाई ने या किसी बड़े व्यक्ति ने ये बात कही और यहाँ से ठीक हुई, क्यों? क्योंकि हमारा दायित्व है जी, हम बड़े लोग हैं। ऐसे ही जो अध्यापक लोग हैं विद्यालयों में, वो बिल्कुल ऐसा ना करें कि जी बिल्कुल खेलने से रोकें उन्हें, उनको उत्सव मनाने से रोकें, बिल्कुल ना रोकें, लेकिन चीजें ठीक रहें, बिगड़े ना, इस पर भी तो वो लोग काम करें, पेरेंट्स काम करें इस चीज पे। हर व्यक्ति अपने अपने घर में काम। कितने तो टीचर्स ऐसे हैं जिनके खुद के बच्चे इतनी इतनी गंदगी मचाते हैं समाज में कि बता नहीं सकते। टीचर्स की ये स्थिति है तो सोचिए बच्चों को वो क्या शिक्षा दे रहे होंगे, अपने विद्यालय के बच्चों को, ये स्थितियां हैं। और आजकल कोई व्यक्ति होली पर बात करने लगे, दीपावली के प्रदूषण पर बात करने लगे, तो उसको क्या कहेंगे? एंटी हिंदू, ये तो हमारे हिंदू धर्म का विरोधी है। ये इनको ज्ञान इसी समय बांटना होता है हिंदू त्योहारों पर ही, कभी उस पर क्यों नहीं ज्ञान देते, ईद पर क्यों नहीं देते या बाकी त्योहारों पर, क्रिसमस पर क्यों ज्ञान नहीं देते? जब कमी अपने घर में है तो ज्ञान किसको जाके दें? जब आग अपने घर में लगी हुई है तो बात कहाँ जाके करें? पड़ोस में जाके करें? नस्लें जब अपने घर की बिगड़ रही हैं तो क्या हम पाकिस्तान में जाके नस्लों का सुधार करें? हाँ, रोकने के लिए कोई नहीं कहता कि पर्व नहीं मनाने चाहिए, हमारे यहाँ परंपरा है ना, पर्व मनाने की इतनी सुंदर परंपरा है, ऐसे मनाइए। नाचने गाने को कौन मना करता? खूब नाचिए, खूब उत्सव मनाइए, बढ़िया से नाचिए, धूमधाम से नाचिए, खूब उत्साह मनाइए, खूब रंग लगाइए। लेकिन उसकी एक तरीका भी तो होता है, एक शालीनता भी तो होती है। खूब चिल्लाइए, चिल्लाने के लिए कौन मना करता? खूब जो भी हो हुल्लड़ करना है आपको करिए, लेकिन उस हो हुल्लड़ में या जो भी आप करते हैं, आप उसमें किसी का जीवन ही ले लें, किसी को आप ऐसे मार्ग पे धकेल दें कि भाई आज तो होली है, आज मेरे दोस्ती के नाम पे नहीं पिएगा तू। अगर दोस्त है तो एक बार पी के दिखा, अगर दोस्ती मानता है तो आज पी के दिखा ना। ऐसे भी तो चलता है। और ये कौन है? ये लोग कौन हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं? ये हमारे ही तो भाई बहन हैं, हमारे ही तो युवा हैं। ये मुसलमानों के ज्यादा नहीं है। कोई ये कहे कि बाहर से आके कर रहे हैं या ईसाई ज्यादा कर रहे हैं, अपने ही हिंदू ज्यादा मिल जाएंगे, तो फिर बात जाके कहाँ करें? ज्ञान कहाँ बांटें? अगर ज्ञान बांटना ही कहते हैं ना आप, किसकी की ज्ञान बांट रहे हैं आप लोग, तो बताइए कहाँ जाके बांटें ज्ञान? नस्लें किसकी बिगड़ रही हैं, पीढ़ियां किसकी खाई में जा रही हैं? तो बिगाड़ तो बहुत आया है, सुधार भी अपने लोगों को ही करना है, कोई और नहीं करेगा। और देखिए बिगाड़ कोई एक दो दिन का नहीं है, कुछ सैकड़ों सालों का भी बिगाड़ नहीं है, हजारों सालों का बिगाड़ है। हजारों वर्ष लगे हैं बिगड़ने में, विकृतियां आने में, सुधरने में भी समय लगेगा, चीजों को ट्रैक पर आने में बहुत बहुत समय लगने वाला है।
इसलिए हम जिस भी स्थान पर हैं, वहाँ चीज़ों को ठीक करें, उत्सवों को उत्सवों के जैसे मनाएँ। यदि खूब रंग लगाने की बात है तो रंग देखें, पहले तो बाजार में देखें, यदि प्राकृतिक रंग मिलते हैं तो बिल्कुल बाजार से लेके आए। नहीं बना सकते, शहर के लोग नहीं बना सकते, तो उसकी व्यवस्था जैसे भी हो सकती है आप करें अपने स्तर से, जैसे भी हो। यज्ञ करने का तो हमारी कक्षा के तो कम से कम सदस्य सभी ऐसे हैं जो यज्ञ कर सकते हैं घर में, यज्ञ करें। शहर के लोग नहीं वो सब चीजें मंगा सकते कि जो फसलों की जो बालियां होती हैं तो वो बाजार में तो पहुंचने लगी हैं, शहरों में तो मिल जाती हैं, वहां से मंगा लें जैसे भी। क्योंकि यज्ञ करने में जो पहली फसल के जो पहली फसल आती है तो उस अन्न को ले उस अन्न का जो सबसे पहला निकाला जाता है भाग, वो अग्नि के लिए निकाला जाता है। नहीं भी फसल आई है, अभी खेत में ही है, अध पकी फसल है, तो उसकी आहुति दी जाती है। ये अपने लोग कर सकते हैं, गांव में रहने वाले तो धूमधाम से कर सकते हैं इस काम को। ठीक है जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी बड़े लोग हैं वो टटोलें अपनी संतानों को, वो अपने आस पड़ोस के उन लोगों को टटोलें कि जिनको जो कम से कम आपकी देख रेख में रहते हैं, जो आपकी बातें मान सकते हैं, मानते हैं, तो उनसे बातें करें हम लोग। क्योंकि कई बार चीजें इसलिए बिगड़ रही होती हैं कि हमने प्रयास नहीं किया। अगर हम थोड़ा सा प्रयास कर लेते तो शायद चीजें ठीक हो सकती थी। ठीक है जी, तो ये तो है इस पर्व का महत्व, नव सस्येष्टि, जो वासंती नव सस्येष्टि है। और जैसा सागर भाई कह रहे थे कि इस साल का ये किसी भी वर्ष का ये अंतिम त्योहार होता है, क्योंकि अब नया साल आने वाला है अपना, उसका अंतिम त्योहार है। तो अंतिम त्योहार है तो इस वर्ष के जाने के लिए एक धूमधाम से होना ही चाहिए। और वैसे भी धूमधाम से मनाने का अवसर हमारे सबके लोगों के पास है ही। अब एक चीज और भी है इसमें, देखिए हमारा जो ये पर्व है नवसस्येष्टि, ये जुड़ा हुआ ग्रामीण व्यवस्था से है, कृषि की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है ये। तो फिर शहर के लोगों को ये लग सकता है कि हमारे लिए कौन सा महत्व का है, तो महत्व का है ना आपके लिए। आप लोग घर में यज्ञ करें, खुशियां मनाएं, कम से कम अन्न तो सब अन्न तो सभी लोग खाते हैं, सबके पास आता ही है, तो फिर खुशियां आपके लिए क्यों ना हो। खुशियां तो आपके लिए भी हैं, उत्सव तो आपके लिए भी है। सब लोग उस व्यवस्था को सपोर्ट करें, उस व्यवस्था को समर्थन दें, अनुमोदन दें, जो व्यवस्था इस पूरे समाज को पालने के लिए लगी हुई है, उसके पालन पोषण में लगी हुई है, उसको अन्न देने पे लगी हुई है। उन किसानों का सपोर्ट करें। उन किसानों का मतलब जो सही अच्छे किसान हैं। नहीं तो आजकल किसान कैसे किसान हैं आप लोग जानते होंगे, किसान आंदोलन को देख लिया होगा। आचार्य जी क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि हम लोग के यहाँ जो बिहार में है